हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं कैसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है शांति निकेतन और जिसे लिखा है परवेज अनीस ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। पहले भाग में शुभम की लाश देखने के बाद जब पहला दोस्त दूसरे दोस्त अतुल को बताता है तो अतुल को यकीन नहीं होता है, लेकिन उसी वक्त शुभम वहां पहुंच जाता है। अब आगे। और मैं उसे हैरानी से देखने लगा। मेरे इस तरह देखने पर वो अपने मखसूस अंदाज में कह उठा, अबे साले ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे कोई भूत देख लिया हो। अतुल ने शुभम की तरफ देखते हुए कहा, कुछ देर पहले ये साहब आपके फ्लैट गए थे और बहुत कुछ देखकर भी आ रहे हैं। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अरे मगर क्या देखा ये तो बताओ। हाँ हाँ बताओ ना, अतुल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने भी खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, ऐसे भूत बंगला में तो कोई भूत ही रहेगा ना। वो भी कहाँ हार मानने वाला था। कहने लगा, भाई दिल्ली में अच्छा और सस्ता मकान मिलना इतना ही मुश्किल है जितना राजस्थान में शादी के लिए लड़की का मिलना। अपने पास ना ही तेरे जैसा कोई कॉर्पोरेट जॉब है और जो जॉब है उस पर भी तलवार लटक रही है। जब तक है तब तक है। यार बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी वाले हाल हैं अपने। मैं लाजवाब हो गया। और वैसे भी शुभम से बातों में जीतना कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं थी। और कभी गलती से वो हारने भी लगता तो उसके पास एक ब्रह्मास्त्र था, गालियां। ऐसी ऐसी गालियां बकता कि सुनने वालों को 7 पुश्तें याद आ जाती। मेरी हालत देखकर अतुल ने एक जोरदार कहकह लगाया और कुछ कहना चाहा, मगर मैंने उसे आंख के इशारे से चुप करा दिया। शुभम मेरे गले लग गया। उसकी इस गर्मजोशी ने मुझे पूरी तरह नॉर्मल कर दिया। हम वहीं खड़े गप्पे मारने लगे। अबे चलो बे, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, शुभम ने हम दोनों के कांधों पर हाथ रखते हुए कहा। हम गेट से अंदर दाखिल हुए तो बूढ़ा गार्ड बैठा मुझे हैरत ज़दा नजरों से देख रहा था। मेरी जी में आया कि मैं शुभम से पूछूं, इतना बूढ़ा और डरावना गार्ड क्यों रखा है, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैं जानता था उसके पास इसका भी जवाब होगा और मुझे लाजवाब कर देगा। हम बिल्डिंग के अंदर गए तो मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। शुभम ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, महाराज तकलीफ के लिए माफी, लिफ्ट खराब है, सीढ़ी से चलना पड़ेगा। मेरे दिल में आया कि मैं उससे कहूं कि मैं अभी इसी से ऊपर गया था, लेकिन मैं खामोश रहा और शुभम ने सीढ़ी चढ़ते हुए लिफ्ट की दास्तान शुरू कर दी। लिफ्ट इस बिल्डिंग की तरह काफी पुरानी हो गई है, आए दिन मरम्मत करवानी पड़ती थी, लेकिन पिछले 1 साल से ऐसे बिगड़ी कि अच्छे अच्छे तुर्रम खान ने हाथ खड़े कर दिए। हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, तभी एक औरत सामने से आती नजर आई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। ये वही औरत थी जिससे मैंने शुभम का फ्लैट पूछा था, लेकिन उसकी आंख पर काला कपड़ा नहीं था और वो बिना वॉकर के चल रही थी। उसने खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हुआ था और उसके बाल भी बने सवरे हुए थे। मैं उसे गौर से देखने लगा और वो भी मुझे घूरती हुई आगे बढ़ गई। हम फ्लैट के सामने पहुंचे तो शुभम ने बेल बजाई। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। अंदर जाते ही मेरी नजर उस कुर्सी पर जम गई जिस पर मैंने शुभम की लाश देखी थी। मैं कुर्सी को देखे जा रहा था, तभी शुभम की आवाज कानों से टकराई, अबे वो कुर्सी को ही घूरता रहेगा या अपनी भाभी और भतीजों से भी मिलेगा। मैंने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। शुभम ने अचानक सबके सामने पूछ लिया, क्यों भाई, तू अब भी साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ता है ना कोई नया शौक पाल लिया है? भाभी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, आप भी साइंस फिक्शन पढ़ते हैं? मुझे भी ये जॉनर बहुत पसंद है, खासकर मुझे टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये सुनते ही फौरन कहा, भाभी टाइम ट्रैवल मुमकिन है ना? है ना मुमकिन? बताइए इन डफर लोगों को। शुभम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, 1 से भले 2। मैं तो समझता था कि सिर्फ इसका दिमाग खराब हो गया, मुझे क्या पता कि मेरी वाइफ भी यही सोचती है टाइम ट्रैवल के बारे में। चलो ठीक है, अब
कभी टाइम ट्रैवल मुमकिन हो जाए तो हम लोगों को भी बता देना। हम लोग भी टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने फादर को और अपने ग्रैंडफादर को बचपन में वो लोग कैसे लगते हैं ये भी देखना चाहते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? अतुल ने बात को काटते हुए कहा। तेरी ना टांग खींचने की आदत नहीं गई है, चल तू चुप बैठ। हाँ भाभी बताइए। कुछ नहीं अतुल भाई, आप लोग आराम से बैठिए, मैं किचन से आती हूँ। फिर हम लोगों ने खूब बातें की, कॉलेज के दिनों को याद किया, एक दूसरे से अब हमेशा राब्ते में रहने के वादे किए और रात का खाना खाकर मैं और अतुल चले आए। अतुल मुझे मेरे होटल तक छोड़ने आया और मुझे समझाते हुए कहने लगा, देखा तो क्या बोल रहा था और क्या निकला। मेरी जान, अपना किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करा। वो डरावने ख्वाबों वाली दवाइयां तो ले रहा है ना? मैंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया। हाँ हाँ मैं ले रहा हूं। हालांकि वो बस नींद की गोलियां थी। डॉक्टर का कहना था कि कुछ नींद की वजह से मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं, मगर शुभम और अतुल का मानना था कि ऐसा डॉक्टर ने सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कहा था, वरना मामला संजीदा था। मुझे ज्यादा कुरेद कर अपनी परेशानी नहीं बढ़ानी थी, इसीलिए खामोशी से दवा खाता रहा। कॉलेज खत्म होते होते ख्वाब आना बंद हो गए और कॉलेज के 1 साल बाद गोलियां भी बंद हो गई। अतुल मुझे अपना ख्याल रखने की ताकीद करके चला गया। मैं भी दूसरे दिन मुंबई आ गया। कुछ महीनों तक हमारी अक्सर बातें हो जाया करती थी, फिर धीरे धीरे ये वक्फा बढ़ने लगा और अब तो बस अतुल का कभी कभी व्हाट्सएप आ जाता है और इसी के जरिए शुभम की खैर खैरियत भी मालूम हो जाती। एक दिन मैं ऑफिस से घर पहुंचा ही था कि मोबाइल की रिंग बजी। स्क्रीन पर अतुल का नाम देखकर मुझे कुछ तशवीश हुई, क्योंकि कई साल बाद उसका फोन आया था, वरना बस व्हाट्सएप पर त्योहारों की मुबारकबाद के मैसेज आते थे। मैंने घबराते हुए फोन उठाया तो अतुल की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी, भाई शुभम नहीं रहा। क्या कह रही हो तुम? मैंने भी तकरीबन चीखते हुए पूछा। व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, तुम देख लेना, उसने रोते रोते बड़ी मुश्किल से कहा और फोन रख दिया। व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन रिंग बजी। मैंने व्हाट्सएप खोला। एक तस्वीर थी। तस्वीर में आराम कुर्सी पर शुभम की लाश पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी गोद में एक कागज रखा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूं ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।